ओके, अच्छा, आप सब लोग आज जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप अपने घरों में डेली यूज करते हो। जैसे आप सब लोग रिमोट अपने टीवी का यूज करते हो, आपने कभी भी देखा होगा रिमोट के बिल्कुल सामने एक छोटी सी, यहां पर रिमोट के बिल्कुल सामने यहां पर एक इंफ्रारेड एलईडी लगी हुई होती है, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड एलईडी होती है बेटा, ये एक लाइट सिग्नल, इंफ्रारेड रेज का या इंफ्रारेड वेवलेंथ का एक लाइट सिग्नल जनरेट करती है जब भी कभी आप कोई बटन प्रेस करते हो। तो आपके टीवी के सेंसर के अंदर एक और डिवाइस लगा हुआ होता है, ठीक है। वो डिवाइस इसी पर्टिकुलर सिग्नल को कैच करता है। नाउ दिस सिग्नल इज इन द रेंज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, और हमने कहा ये इंफ्रारेड सिग्नल है, ठीक है, हमें दिखेगा नहीं। और क्योंकि सिग्नल इंफ्रारेड है तो उसको वो जो डिवाइस है वहां पर कैच करेगा। इट मस्ट बी सो सेंसिटिव कि वो उस स्मॉल वेवलेंथ को या उस स्मॉल फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके, या उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। तो वहां पर जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं फोटोडायोड। नाउ एलईडी एंड फोटोडायोड्स इन दिस केस आर वर्किंग इन टैंडम, ठीक है। तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, जब वो मैम पढ़ाती तब नहीं, तब मुझे लगता है। तो ऑब्वियसली आता है। अच्छा, सदर्न इंडिया और फ्रीडम होगा अच्छे से। क्या हुआ बेटा, कुछ कह रहे हो? ओके, तो जो दो डिवाइसेस हैं, both the devices are basically working in tandem, and the signal involved in the two devices is an optical signal. लाइट है तो एक ऑप्टिकल सिग्नल है, और इन्हीं दोनों डिवाइसेस को, क्योंकि दोनों ऑप्टिकल सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड हैं, एक ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है, एक ऑप्टिकल सिग्नल को जेनरेट करता है। तो ऐसे वाले दोनों डिवाइसेस को बोला जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाए नेम एनी 2 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, then 2 optoelectronic devices are LED and photodiode. These two devices are called optoelectronic devices. और इन दोनों को हम लोग ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो दो एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक है एलईडी और दूसरा है फोटोडायोड। सो वी विल स्टार्ट विद एलईडी फर्स्ट। एलईडी का जैसा कि नाम है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सजेस्ट द सेम। आप एक डायोड बनाएंगे, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और उसके ऊपर 2 एरोज दिखाएंगे जिससे कि लाइट बाहर जा रही हो, यानी एरोज आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो दिस पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड की खास बात ये कि इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता। और जब भी कभी आपके पास एक एलईडी पड़ा हुआ हो या एक एलईडी हो, तो उस एलईडी को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? आपसे एक्टिविटी में, एग्जाम्स में, वाइवा में ये पूछा जाएगा। आपको हाथ में एक एलईडी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा नेम द एनोड एंड कैथोड ऑफ द गिवन एलईडी। तो कैसे बताते हैं एनोड एंड कैथोड एलईडी के केस में? उसमें देख के, हाँ बेटा, सर उसके अंदर जो आप देखते हैं, अगर व्हाइट कलर की एलईडी होती है ट्रांसपेरेंट वाली, हाँ, उसके अंदर सर एक डी बना होता है और एक फ्लैट होता है। अच्छा, और अगर मान लो कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, उसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर का इनकैप्सुलेशन हो, लाइट के कोई एक फोटो सेंसिटिव या फोटो सेंसर टाइप हो, वो ब्लैक कलर का हो, देन फिर तो वो नहीं दिखेगा। सर उसके जो कनेक्टिंग पिंस होते हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली, उसकी जो काट कनेक्टिंग भी तो पिंस देते हैं। होती है, उसकी जो कनेक्टिंग पिंस होती हैं, उनकी लेंथ्स डिफरेंट होती है।
यहाँ देखें मैंने स्पेसिफिकली इस बात के लिए इसको यहाँ पर बनाया है कि जो लॉन्गर लेंथ होती है इट इज टर्म्ड एज एनोड एंड द स्मॉलर लेंथ इज कॉल्ड स्मॉलर लेंथ लेग इज कॉल्ड कैथोड, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो एलईडी को हाथ में लेने के बाद ज्यादा सोचने का नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए आपको ये देखना है कि दोनों में से लेंथ किसकी लंबी है, ठीक है? Yes, sir. So this particular device can be connected in series and it only works in it can be connected in forward bias and it only works in forward bias। जब भी कभी आप इसको रिवर्स बायस में लगाएंगे it won't work। दूसरी बात, एलईडी बनाने के लिए डिफरेंट तरह के, वही हमारे पास बेसिक सबस्ट्रेट है आपका सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, और उसके अंदर हम लोग जो बेसिक आप कह सकते हो कि जो डोपेंट होता है, ठीक है, वो हम लोग बेस जनरली यूज करते हैं उसमें गैलियम, और गैलियम के अंदर और कुछ एलिमेंट्स डाल के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी एलईडी बनाने के लिए हमें कंपाउंडल डोपिंग करनी पड़ती है, एलिमेंटल डोपिंग से काम नहीं चलता। अब कंपाउंडल डोपिंग का मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि एक एग्जांपल है, मान लो कि मैं एक एलईडी बनाना चाहता हूं जो कि इंफ्रारेड एलईडी हो। मैंने 2 कलर्स यहाँ पर इसलिए लिए हैं, एक इंफ्रारेड और एक रेड, बिकॉज these 2 types of LEDs are most commonly used LEDs। अब अगर हम लोग एक इंफ्रारेड एलईडी बनाना चाहते हैं तो ड्यूरिंग द डोपिंग हम गैलियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड के कंपाउंड को यूज करेंगे, और these are most commonly used compounds जिसकी के आप डोपिंग करते हो। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड के रेंज के अंदर जो एनर्जी गैप हमें चाहिए होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली चाहिए होता है। इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं या ट्रांजिट करा सकते हैं फ्रॉम इट्स वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। एंड वी हैव लर्न्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा फ्रॉम इट्स बिटवीन इट्स टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इट विल रेडिएट सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट ट्रांजिशंस पर डिपेंड करती है कि एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पर अगर एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास वो रिलीज करे तो उस पर्टिकुलर केस में जो वेवलेंथ हमें मिलेगी दैट वेवलेंथ विल बी इन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। अगर आपसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने को बोले एलईडी का, तो एलईडी के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट रेंजेस में आप देख रहे हो कि नी वोल्टेज आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर मिल रहा है, ठीक है। तो नी वोल्टेज अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर मिल रहा है तो इट मींस कि इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए नी वोल्टेज जल्दी रीच कर जाएगा, जबकि उसके बाद अगर हम व्हाइट की बात करें तो उसके लिए सबसे लास्ट में रीच करेगा। इन बिटवीन विबग्योर इज देयर, यानी कि जो कलर स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सा होगा? विबग्योर होगा। आपके पास दिस पर्टिकुलर आफ्टर इंफ्रारेड यू विल गेट रेड, और उसके बाद ये विबग्योर की फॉर्म में चलता चला जाएगा, मींस लास्ट विल बी द वॉयलेट। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो डोपिंग है, दैट डोपिंग बेसिकली डिसाइड्स कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन हो रहा है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में बिटवीन द 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो वहां से कौन सी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखें दूसरा केस, फॉर रेड एलईडीज विद गैलियम, यानी बेस कौन सा है? गैलियम है। 60% ऑफ non-gallium sites, 60% of non-gallium sites are occupied by arsenic ions। ठीक है, non-gallium sites जहां जहां पर गैलियम प्रेजेंट नहीं होगा उसमें से 60% साइट्स को आर्सेनिक ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि जो मेजर डोपेंट होता है वो गैलियम होता है, इसके अलावा हम अदर एलिमेंट्स यूज करके वहां पर कंपाउंड बना देते हैं उसके। तो अगर आपने डोपिंग गैलियम से करी और गैलियम से डोपिंग करने के बाद
देयर आर सर्टेन साइट्स जहां पर गैलियम प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें से 60% साइट्स को आर्सेनिक ऑक्यूपाई कर लेगा एंड द रिमेनिंग 40% साइट्स वर ऑक्यूपाइड बाय फॉस्फोरस। तो यहां रेड लाइट अगर मुझे रिलीज करानी है तो आप यहां पर जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे दैट विल बी गैलियम आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, यानी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इसमें याद ये रखना बेटा कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, अगर आर्सेनाइड x पार्ट्स में गया तो फॉस्फाइड 1 - x पार्ट्स के अंदर जाएगा, जैसा कि मैंने बोला। यानी आर्सेनिक अगर 60% में गया तो फॉस्फाइड कहां पर होगा, 40% में होगा। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से अगर हम डोपिंग करते हैं तो हमें ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पर जो वेवलेंथ मिलती है दैट वेवलेंथ इज इन द कलर ऑफ लाइट, और एनर्जी गैप उस केस के अंदर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप अचीव करने के लिए या वो पर्टिकुलर वेवलेंथ अचीव करने के लिए इस तरह से डोपिंग्स की जाती हैं। सो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डोपिंग्स की जाती है एंड दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो इसी में से पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी। इंपॉर्टेंट बात क्या, लो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है एलईडी का, इट वर्क्स ऑन डीसी, मींस अगर कोई एडवांटेजेस पूछ ले, पहली बात, अच्छा पेपर में कभी भी ना वर्ड चीप यूज नहीं करते। अगर आपको ये बताना है कोई चीज सस्ती है तो लिखें इकोनॉमिकल, चीपर नहीं। ठीक है, तो पहली बात कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इकोनॉमिकल है, लाइट एमिटिंग डिवाइस है, इकोनॉमिकल है। दूसरा, लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, यानी कि हमें ऑपरेशनल वोल्टेज के लिए बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत नहीं है, या फिर ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप से स्टेप डाउन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सेल से भी काम चल जाएगा। डीसी वोल्टेज के ऊपर काम करता है, तो रिपल्ड डीसी इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, तो रेक्टिफायर का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा एक नॉर्मल सेल से भी इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। ठीक है, यस Yes. और आजकल वाइड वैरायटीज हैं जहां पर आप एलईडीज यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके एलईडी स्क्रीन्स। ठीक है, अब जैसे स्क्रीन बोला जाता है तो स्क्रीन अगर हम कहते हैं कि भाई वो एलईडीज से बना हुआ है, तो बेसिकली वहां पर है क्या, आपको एलईडीज दिखती तो है नहीं, तो वो क्या सर, टेक्नोलॉजी है, उसमें माइक्रो एलईडीज माइक्रो एलईडीज होते हैं। लेकिन वो माइक्रो एलईडीज इसलिए कि वहां पर आपको जो पिक्सेल्स मिलेंगे, जैसे कि आप कभी देखते हो कि भाई लिखा हुआ आता है कि पिक्चर क्वालिटी कैसी चाहिए, 1080 बाय समथिंग ऐसा कुछ करके लिखा हुआ आता है ना, तो दैट मींस 1080 इनटू जो भी कोई वैल्यू दे रखी होगी, लाइक 920 दे रखी है या 860 दे रखी है, जो भी कुछ दे रखी है, वो पर्टिकुलर आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि एक पिक्चर सेल के अंदर इतने माइक्रो एलईडीज वहां पर प्रेजेंट होंगे और वो वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर तो इसमें एक एडवांटेज स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो यूज था एलईडी का वो किया गया था आपकी डिजिटल वॉचेस के अंदर। डिजिटल वॉचेस के अंदर 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाए गए थे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखो कैसे काम करता था कि यहां पर आपके पास ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब आपको डिजिटल वॉचेस के अंदर अगर मान लो कि सिर्फ 5 लिखना है, तो 5 लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप सब बी और ई को बंद कर देंगे। बी को कोई भी करंट नहीं देंगे, साथ ही साथ आप ई को कोई करंट नहीं देंगे, तो क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. sir. ये देखो ये 5 बन गया ना, ये रहा, ये 5 बन गया। अगर आपको 3 बनाना है तो वापस बी अपनी जगह पर आ जाएगा, आप एफ को हटा दो। ठीक है, तो ये देखो बन गया 3। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इसी तरीके से, अब इसको ये करंट कौन देता है, हम तो देते नहीं है। एक्चुअल में एक लगा हुआ होता है अंदर एक आईसी। ठीक है, वो आईसी जो भी वो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, वीसीओ।
वो VCO ये काम करता है मतलब ऑन योर बिहाफ, ठीक है। तो जिस चीज के लिए वो पर्टिकुलर चिप प्रोग्राम्ड होती है वो काम करती रहती है, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस आर फीडेड इनटू इट, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वो चेंज करता रहता है उसको। तो जहां पर जो भी कोई नंबर होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आजकल आप देखते हो DTC बसेस के अंदर भी कास्ट मास्टर्स लगे हुए होते हैं, यानी कि एक रनिंग इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मूविंग ऑन टू इट, यानी वो कहां से कहां जा रही है, कौन सा स्टैंड आएगा, ये आजकल आप DTC बस के अंदर अगर बैठो तो नेक्स्ट स्टैंड वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, यानी कि वहां पर एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, साथ ही साथ एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर लगा हुआ है, और वो कास्ट मास्टर से बेसिकली वर्क करा रहे हैं। साथ में ऑब्वियसली वहां पर रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों इन टैंडम काम कर रहे होते हैं आपके बाकी चिप्स के साथ। तो यानी एक तो उसको वर्क करवाने के लिए है, और बाकी किस चीज के लिए है, जो कि इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली गई उसी को रीड करने के लिए और कंसोल के ऊपर शो करने के लिए। सो दीज आर बेसिकली द नॉर्मल वर्क्स डन बाय दीज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पेसिफिकली LED, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो आई थिंक LED इज क्लियर। पेपर में आएगा तो एक शॉर्ट नोट आएगा या एक आध 2 नंबर का कोई क्वेश्चन, ज्यादा ही टेक्निकल पूछ लेगा तो कहेगा कि ग्राफ बना दो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ नहीं होगा तो आपसे रेड और इस पर्टिकुलर कलर के लिए लेट्स से इंफ्रारेड के लिए एनर्जी बैंड्स के बीच का गैप पूछ लेगा या एनर्जी गैप पूछ लेगा। आपकी NCERT में एक पैराग्राफ दिया हुआ है LED को लेकर, और वहां पर और कलर्स के बारे में भी उसने एनर्जी गैप्स दे रखे हैं। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एनर्जी गैप्स और कलर एक ऑर्डर के अंदर लिख लें, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, द वे इट सूट्स यू, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. नेक्स्ट है बेटा फोटो डायोड। अच्छा, फोटो डायोड में लिखने के लिए काफी कुछ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको फोटो डायोड की वर्किंग लिखवा देता हूं, उसके बाद इसका सर्किट, सिंबल और इसके 2 कर्व्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वाला कर्व आपकी NCERT में दे रखा होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं NCERT में है या नहीं है, बट ये कर्व भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट से रिलेटेड कर्व है, ठीक है। तो एक बार पहले जो रिक्वायर्ड नोट्स हैं वो मैं जरूर लिखवाऊंगा, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है, तो लिखें फोटो डायोड। अब फोटो डायोड is a special purpose PN junction diode. A photodiode is a special purpose PN junction diode fabricated with a transparent window, which allow the light to fall on the photosensitive material used in the photodiode. The photosensitive material used in the photodiode. जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फोटोडायोड की वो ये है, ठीक है। यहां पर अगर आप एक विंडो दिखाना ही चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक विंडो होगी, ठीक है। यहां से लाइट एंटर करेगी इनसाइड द डायोड एंड अल्टीमेटली इट विल hit the photosensitive part of the diode. अब फोटोसेंसिटिव पार्ट पर हिट करने से होगा क्या? अच्छा, केमिस्ट्री में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनफैक्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ये पढ़ा था कि इफ अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ falls on a photosensitive surface,
some photoelectrons are eject out from the metal surface. हम उनको photoelectrons क्यों कहते हैं? Because the amount of energy they are getting, or the amount of energy which is responsible to knock out that particular electron from the metal surface is energy released by photons. इसीलिए हमने उन electrons को बोला photoelectrons. Now these photoelectrons basically reinforces the amount of current flowing into the diode. अब वो बात हम आगे लिखेंगे अभी. So this is the general idea कि एक डायोड के अंदर बेसिकली एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल भी होगा और उसके ऊपर एक विंडो होगी, एक ट्रांसपेरेंट विंडो होगी, जिससे कि जैसे ही लाइट उस डायोड के ऊपर फॉल करेगी इट विल स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखें. फोटोडायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस. फोटोडायोड वर्क्स इन रिवर्स bias. If the incident visible light is the external source of energy, if the incident visible light is the external source of energy, then the semiconductor is said to be photosensitive. Semiconductor is said to be photosensitive. When this light falls on the photosensitive material, more electrons becomes available. More electrons becomes available to participate in the conduction of current. To participate in the conduction of current. The diode is fabricated such that in such a way, that electron hole pairs generates near the junction. Electron hole pair generates, या near the junction के बजाय लिखो within the depletion region, in the depletion region. Electron hole pair generates in the depletion region. Due to electric field of the junction, electrons and holes are separated before they recombine. Electrons and holes are separated before they recombine. The direction of electric field is such. The direction of electric field is such that electrons reach n side and holes reach p side. This gives rise to an EMF. This gives rise to an EMF. And when an external load is applied,
the current starts flowing through the diode. The current starts flowing through the diode. The intensity of this current, depends upon the intensity of light falling on the photosensitive material. Above a certain threshold value, as the intensity of light increases above a certain threshold value, as the intensity of light increases, the current also increases. The current also increases. लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. If a photodiode is forward biased, then a certain current exists in the circuit. When no visible light is falling on the photodiode. When no visible light is falling on the photodiode. This current is called dark current. बहुत इंपॉर्टेंट, वन मार्कर, फोटोडायोड में से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क करंट. ये क्वेश्चन आता है पेपर में. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क करंट. तो सिंपल सी बात, whenever you connect diode, photodiode in forward bias and no light is falling on it, then still some current is flowing through the diode. That current is called dark current. ठीक है? Yes, sir. When a suitable light is made to fall, when a light of suitable wavelength, ऐसा लिखो, when a light of suitable wavelength is made to fall on the photodiode, more and more electrons will move from the valence band to the conduction band. And consequently, the current increases. अच्छा, अब फोटोडायोड्स का यूज क्या हो सकता है? कहां पर हम लोग फोटोडायोड्स को यूज कर सकते हैं? तो देयर आर n नंबर ऑफ साइट्स, n नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पर आप फोटोडायोड्स को यूज कर सकते हो. द फर्स्ट एग्जांपल इज, अभी मैंने आपको टीवी के सेंसर का एग्जांपल दिया. जो टीवी का सेंसर होता है उसके अंदर एक फोटोडायोड लगा हुआ होता है, एंड दैट फोटोडायोड वर्क्स ऑन द इंफ्रारेड रेज. ठीक है? अदरवाइज आप अपने घर के अंदर ट्यूबलाइट ऑन करते हो, बल्ब ऑन करते हो, तो टीवी के सेंसर को काम करना शुरू कर देना चाहिए. ठीक है? तो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही वो वर्क करता है, एक ही रेंज में वर्क करता है. इसी तरीके से हम अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनको बनाते हैं.
अच्छा, इनको बनाने के लिए आपके काम की एक बात बता दूं आपको, ठीक है? आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है? तो मेरा एक सजेशन है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। इंजीनियरिंग करते हुए कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के लिए जरूर जाना, और वो सर्टिफिकेशन जो मैं आपको कह रहा हूं वो होगा वीएलएसआई डिजाइनिंग का, ठीक है? वीएलएसआई डिजाइनिंग होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइनिंग। आपकी जितनी भी चिप्स बनती हैं, चाहे वो आपके रैम हो, रोम हो, इस तरह की जो चिप्स जो कि सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनती हैं, जैसे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो भी तो एक चिप ही है। ये बेसिकली वीएलएसआई डिजाइनिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी कि वहां पर आपको डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको खुद से बनाने में मतलब दे टीच यू कि हाउ टू फॉर्म अ सर्टेन डिवाइस और हाउ टू क्रिएट अ सर्टेन डिवाइस जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। इट इज जस्ट लाइक जो कि आजकल बहुत फैशन में सभी बच्चे कोडिंग करते हैं, और बहुत छोटी क्लासेस से, इवन सीबीएसई की एनईपी के अंदर भी 6th क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 2024 इनफैक्ट, ठीक है? तो उसके अलावा, उससे पहले बहुत कम बच्चों को पता है कि ऐसा कोई कोर्स होता है वीएलएसआई डिजाइनिंग का। तो वीएलएसआई डिजाइनिंग जरूर करना। वहां पर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कितनी डोपिंग आप करो, डोपिंग में क्या चेंजेस करो, हाउ इट वर्क्स, वो जो स्टडी है उसको हम लोग वीएलएसआई डिजाइनिंग के अंदर ही कर पाते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, आपको अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग हार्डवेयर्स जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है। तो ये कोर्सेज आपको बाहर मार्केट में मिल जाते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। दीज आर वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जब भी कभी आपको इंजीनियरिंग में जाने की बात होती है और आपसे पूछा जाता है कौन सी ब्रांच लेनी है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल अगर मिल रही हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाते हो और आप इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन नहीं करते हो, तो आपको बाकी बच्चों के ऊपर एक एज नहीं मिलती व्हेन यू सिट फॉर योर कैंपस इंटरव्यू। तो उसके उस टाइम पर आपके लिए वीएलएसआई डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वापस आ जाए इसी के ऊपर, अपने फोटो डायोड के ऊपर। अच्छा, फोटो डायोड और कहाँ काम कर सकता है टीवी के अलावा? एक सर्किट ब्रेकर की तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, अगर स्ट्रीट लाइट्स के अंदर हम फोटो डायोड को लगा दें, एक सर्किट लगा दें फोटो डायोड का स्ट्रीट लाइट के सीरीज के अंदर, ठीक है? तो रात को क्योंकि लाइट उसके ऊपर फॉल नहीं कर रही, तो जो करंट होगा वो सर्किट ब्रेकर को सरपास कर जाएगा, ठीक है? और स्ट्रीट लाइट ऑन रहेगी। एज सून एज सनराइज होगा सुबह और एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर फॉल करने लगे, तो अब क्योंकि वो रिवर्स बायस में एक्टिवेट हो जाता है, तो वो रिवर्स बायस में काम करते हुए इट वर्क्स एज अ सर्किट ब्रेकर, और जो एक बाईपास कर गया था करंट, उस करंट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, एंड आपकी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक डोर्स के अंदर भी यही होता है, ठीक है? 2 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट ऊपर होती है, ठीक है, जो कि सेंसर है, एक यूनिट नीचे लगी हुई होती है, आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, या साइड में लगी हुई होती है। वहां से एक इंफ्रारेड रेडिएशन थ्रू आउट, या इंफ्रारेड लाइट, एक इंफ्रारेड सिग्नल थ्रू आउट पास कर रहा होता है और उसको फोटोडायोड रीड कर रहा होता है, एंड इट वर्क्स टू क्लोज द डोर, ठीक है? तो डोर रिमेन्स क्लोज्ड। एज सून एज यू कम नियर टू द डोर और वो सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो जो मोटर होती है उसको करंट मिलना शुरू हो जाएगा एंड मोटर स्टार्ट्स रोलिंग, और आपका जो विंडो होता है या डोर होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। तो फोटो डायोड और एलईडी दे वर्क इन टेंडम। अब आ जाए वापस कि एलईडी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, रिवर्स बायस में इसका सर्किट कैसा दिखेगा, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले ही बता दिया कि ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। अगर हम लोग एलईडी के साथ इसको कंपेयर करें, तो 2 एरोज एलईडी में बाहर की तरफ जा रहे थे, फोटो डायोड में दे आर मूविंग इनसाइड, और अंदर की तरफ आता हुआ इट सजेस्ट कि हाँ, लाइट इज फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ द डायोड। सर्किट डायग्राम, यही आपका एक डायोड। रिवर्स बायस का मतलब आपने पी को, यानी पीएन जंक्शन में से
P को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करा और N को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करा, एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर मतलब वो डिवाइस जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, जो कि इसके ऊपर वर्क करेगा, यानी कि जिसकी वर्किंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक आपका टीवी के चैनल चेंज करने हैं, टीवी की साउंड बढ़ानी है उसको, या आपके ऑटोमेटिक डोर्स को क्लोज करना है, ओपन करना है, या स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करना है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लोड रेजिस्टर्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसकी बनाए तो एज इट वर्क्स इन द रिवर्स बायस, और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि रिवर्स बायस के जितने भी कर्व्स होंगे दे ऑल फॉल इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो रिवर्स बायस में डिफरेंट करंट्स हमें मिल रहे हैं, और ये बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट इंटेंसिटी के ऊपर। और जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाते चले जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर करंट्स भी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे इन माइक्रो एम्पियर्स। करंट इंक्रीज हो रहे हैं इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। इधर तो वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। Yes, sir. लास्ट कर्व फोटोडायोड का, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट कर्व। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, और जो थ्योरी मैंने आपको लिखाई है वो वर्किंग ऑफ फोटोडायोड है, वो भी एग्जाम में आ जाती है। आउट ऑफ दीज टू अगर मैं बात करूं तो फोटोडायोड के आने के चांसेस 60% है पेपर में, 40% एलईडी के भी हैं। आप एलईडी को रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार डिफिकल्टी लेवल सेट करते हुए टीचर से गलती भी हो जाती है, कोई एलईडी दे देगा एक सेट के अंदर तो दूसरे सेट के अंदर फोटो डायोड दे दिया, ये मान के हैं तो दोनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो बेटा ये कर्व उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस कर्व में जरा ध्यान से देखें, मैंने बोला ये वाले पार्ट पर यानी एक्स एक्सिस पर हमने रखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज जीरो एट दिस पॉइंट ओरिजिन पे, तो आप देख रहे हो देयर इज सम करंट ऑलरेडी देयर, ठीक है। इसी करंट को हमने डिफाइन करा था अभी पहले एज अ डार्क करंट, यानी द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फोटोडायोड व्हेन नो लाइट इज फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो वो जो करंट होता है वो कहलाता है डार्क करंट, और यही करंट उसको सर्किट ब्रेकर की तरह से काम करने में हेल्प करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिवर्स बायस नहीं होगा तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, करंट तो पास करेगा फोटो डायोड के थ्रू, बट दैट करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी आपका करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये करंट मैक्सिमम हो जाता है, उस एनर्जी को उस लाइट उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको जनरली हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी वो मैक्सिमम एनर्जी है जो कि एक फोटोडायोड जनरली यूज कर सकता है। इसके बियॉन्ड अगर आप उसको एनर्जी देना स्टार्ट कर दोगे तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो ये वाला ग्राफ अगर पेपर में आता है तो वो कहता है ड्रॉ intensity versus current curve for a photodiode and mark the positions of dark current and saturation current, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो फोटोडायोड और एलईडी यहां से कंप्लीट हो जाता है। किसी को फोटोडायोड और एलईडी में कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. Okay, next we will start dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation में अच्छा ये बताओ क्या केमिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा बहुत ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन? Yes, sir. अच्छा चलो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। अच्छा बताएंगे क्या होता है ड्यूअल नेचर
of matter and radiation. हाँ जी, बताओ। सर मैटर के लिए फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर बताना है। व्हाट इज ड्यूअल नेचर, मतलब क्या है, क्या हम समझ सकते हैं ड्यूअल नेचर सर से? दोगलापन। दोगलापन, अच्छा किसका? सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फोटॉन्स का, लाइट का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का और फोटॉन्स का। अच्छा देखो बेटा, एक्चुअल में हमारे पास देयर आर सर्टेन फिनोमेना जो कि हमने पढ़े हैं, और कुछ फिनोमेना हमने पढ़े जरूर नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जैसे जैसे आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो फिनोमेना आप लोग पढ़ोगे, और वो फिनोमेना बेसिकली हैं क्या क्या। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, हमने पढ़ा, अच्छा पोलराइजेशन तो पढ़ा नहीं है। अगर हम ब्रॉडली बात करें डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में, तो वहां हम लाइट के वेव नेचर के बारे में बात कर रहे थे। यस सर। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एक्स रेज की बात करें, या हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, तो इन दीज थ्री केसेस वी आर डीलिंग विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। यस सर। अब ये जो क्वांटम नेचर है, या ये जो क्वांटा है, ये बेसिकली है क्या? द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, और वो जो क्वांटा है वो क्या है? फोटोन। यानी अगर हम लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं, और लाइट उस वेव नेचर को जस्टिफाई भी करती है, या हम कहेंगे सेटिस्फाई भी करती है, तो उसको हमने समझा था इन द केसेस ऑफ the phenomena where we discussed interference and the diffraction of light, जहां पर हम हर बार पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेव है तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ होगी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। लेकिन लुई डी ब्रॉय ने, आप इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हो, मेरे ख्याल से आप इसको डी ब्रॉगली कहते हो, लेकिन लुई de Broglie, the correct pronunciation is Louis de Broglie। और लुई de Broglie ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, और उस हाइपोथेसिस के अंदर उसने बेसिकली ये कहा कि कोई भी मैटर पार्टिकल हो, दैट मैटर पार्टिकल इज आल्सो एसोसिएटेड विद इट्स वेवलेंथ, यानी उसकी अपनी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होती है। और इस बात को समझाने के लिए उसने एक्सप्रेशंस को यूज करा, और वो जो एक्सप्रेशंस थे वो कौन कौन से थे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे एक फॉर्मूला बहुत ही फेमस एनर्जी का, कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू, यही था। Yes, sir. यस सर। और जो दूसरा एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, दैट वाज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब जब हम कहते हैं कि मास बेसिकली रिलेटिविस्टिक है, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक रिलेशन फॉर मास हमने वो भी पढ़ रखा है, या आपने पहले सुना हुआ होगा, m is equals to m naught upon under the root 1 minus v square by c square, पढ़ा हुआ है। हम फोटोन के लिए जनरली ये बात कहते हैं कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, बोलते हैं ना। Yes, sir. और जैसे जैसे फोटोन मूव करता है, उसका मास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब अगर मास हो ही ना तो एनर्जी है ही नहीं, लेकिन इक्वल टू mc स्क्वायर के साथ जब हमने इसको कंपेयर करा तो हमें मिला h nu is equal to mc square, or you can write it as hc by lambda is equal to mc square, finally which can be written as h by lambda is equals to mc। यानी आप यहां से अगर वेवलेंथ का रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो दिस विल बी h upon mc,
या आप इसको h अपॉन p भी लिख सकते हो, where p is nothing but मोमेंटम। मोमेंटम को हमने पहले भी डिफाइन करा था कि मोमेंटम होता है द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। Now the amount of motion present in a body basically defines the product of mass and velocity. Momentum को कभी भी आप डिफाइन करते हुए ये नहीं कहेंगे that it is the product of mass and velocity. लेकिन सोचो कि एक लाइटर बॉडी which is moving with a certain speed, ठीक है, स्पीड दोनों की सेम है, एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर बॉडी है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्पीड सेम है तो हेवियर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। लेकिन लाइटर बॉडी को सेम मोमेंटम अचीव करने के लिए अपनी स्पीड को कंसिडरेबली इंक्रीज करना पड़ता है उतना ही मोमेंटम अचीव करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ध्यान से देखें तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h by p या h by mc। अगर मास किसी बॉडी का हो ही ना तो वेवलेंथ क्या हुई? इनफाइनाइट। यही बात है ना? यस सर। Yes, sir. ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि मास तो है बॉडी का लेकिन उसकी स्पीड ही ना हो, यानी कि वो रेस्ट पर हो, तो भी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, जिसको कि आप इनफाइनाइट कहते हो, यस सर। है ना? तो ये जो एक रिलेशन था, दिस रिलेशन वाज बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय द डी ब्रॉय, और यहां से हमें पहली बार ये समझ में आया कि हाँ किसी मैटर पार्टिकल का भी वेवलेंथ हो सकता है। लेकिन उसने ये सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था, इसको प्रूव कैसे किया? इसको प्रूव करने के लिए उसने निकाला एक रिलेशन वेवलेंथ का, किसके लिए? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएं, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी या जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा अंडर द रूट 2m e काइनेटिक। ये 11th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने। अब अगर Yes, sir. हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी जो एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड करने वाले हैं उसको मूव कराने के लिए, तो वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी मानूं और चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन था, तो दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज E into V, where V is accelerating potential। जब तक आप एक इलेक्ट्रॉन को जो कि स्टैटिक पड़ा हुआ है, स्टेशनरी पड़ा हुआ है, आप उसको एक इन्फ्लुएंस प्रोवाइड नहीं करोगे जहां से वो एक एंड से रिपेल हो और दूसरा एंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, और रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। यानी रेस्ट से मोशन में आने में उसको एक्सेलरेट करना जरूरी है, वो करेगा एक्सेलरेट। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से उसने अचीव करी। अगर मैं इस रिलेशन में E k की जगह EV नॉट डाल दूं तो मोमेंटम मुझे दिखाई देगा अंडर द रूट 2m EV। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. यस सर। अब अगर मोमेंटम ये, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, जिसको हम लिख सकते हैं h अपॉन अंडर द रूट 2m ev। अब यहाँ क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ध्यान से देखें। आपका h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है। ओनली द वेरिएबल थिंग इज v हियर, यानी कि डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स के लिए आपको डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी कुछ कांस्टेंट्स पुट करके ज्यादा आसान तरीके से याद करने के लिए
12.27 upon under the root v, where v is accelerating potential and the unit is angstroms. ठीक है? तो de Broglie wavelength of an electron. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां से निकल के आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन में से दो बातें जो हमने अभी डिस्कस करी, अगर मास जीरो तो वेवलेंथ नॉट डिफाइंड, वेलोसिटी जीरो तो भी वेवलेंथ नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर हम कहें मोमेंटम की टर्म्स में, अगर मोमेंटम ज्यादा हो तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर मोमेंटम कम हो तो वेवलेंथ ज्यादा होगी. इट मींस अगर हम स्टैटिक हैं, हम स्टेशनरी खड़े हैं, कोई मैटर पार्टिकल अगर स्टेशनरी खड़ा है, ठीक है, या स्टेशनरी पड़ा है, तो उसकी वेवलेंथ नॉट डिफाइंड होगी, यानी वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. बट एज इट स्टार्ट्स मूविंग, उसकी वेवलेंथ कुछ डिफाइनेबल रेंज के अंदर आ जाएगी, यानी लोअर द मोमेंटम greater will be the wavelength, lower greater the momentum, lower will be the wavelength of moving particle or the accelerating particle. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, जो कि एक, अच्छा वैसे आपको बता दूं कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जहां पर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम प्रूव कर पाए कि मैटर का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. तो या तो कोई एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक चीज प्रूव कर सकते हैं कि वेव नेचर होता है, या फिर हम लोग यही प्रूव कर सकते हैं कि उसका पार्टिकल नेचर होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था. वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये जो वेवलेंथ हम निकालना चाह रहे थे, वो वेवलेंथ हमने निकाली, एंड इट वाज बेसिकली सपोर्टेड बाय द वेवलेंथ कैलकुलेटेड बाय ब्रैग्स लॉ. ब्रैग्स लॉ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2d sin थीटा Yes, sir. n lambda is equal to 2d sin theta. n lambda पाथ डिफरेंस है which is equals to 2d sin theta, और वहां से आपने निकाला लैम्डा का वैल्यू. ठीक है, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो वो हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम के लिए निकाला था, ऑल्दो कि वो कोर्स में नहीं है, बट फिर भी उसको एक सरसरे तौर पर डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट के हाँ मैटर पार्टिकल का वेव नेचर होता है. वहां पर एक्चुअल में एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की हमने बीम ली, जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन गन से हमने जनरेट कराई, और उसको हमने बॉम्बार्ड कराया निकल क्रिस्टल के साथ. नाउ निकल क्रिस्टल लेने के पीछे एक सॉलिड रीजन ये था कि निकल क्रिस्टल के अंदर नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती हैं, और उन नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स की जो विड्थ होती है वो काफी छोटी होती है. इट इज इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम्स इनफैक्ट, ठीक है, 0.91 एंगस्ट्रॉम्स होती है, और वहां से हम वेवलेंथ निकालने की कोशिश करेंगे. तो इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक सर्किट बनाने वाला हूं बेटा अभी, ठीक है. Although directly it is not given in your CBSE syllabus कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट is there or not, आपकी बात सिलेबस में इसका नाम ही नहीं है, बट फिर भी कर लो, करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता पेपर में बाद में कहे कि भाई नहीं डुअल नेचर में तो आता ही है, डुअल नेचर में तो होता ही है, तो बात की बातें बात की है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझने में कुछ खास जाता नहीं है, ठीक है. एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन गन ली गई, और इस इलेक्ट्रॉन गन को एक हाई टेंशन के साथ कनेक्ट किया गया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास कराएगी, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट फोकसिंग
प्लेट्स, ये दोनों आपकी फोकसिंग प्लेट्स हैं। फोकसिंग प्लेट्स का काम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जब ये निकलेंगे तो उनको एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करा देना एक बीम की फॉर्म में, ठीक है। तो इन फोकसिंग प्लेट्स के थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम एक निकल क्रिस्टल के ऊपर आकर फॉल करती है, तो इसके अंदर कुछ बहुत ही फाइन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स थी, ठीक है। अब जब भी कभी किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू अगर एक वेव पास होगी तो वेव फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन वहां पर एग्जिबिट करेगी। और अगर वेव फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन एग्जिबिट करते तो डिफ्रैक्शन था क्या? It is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle whenever it passes through an encroachment. Now these diffraction gratings acts as an encroachment, and when this electron beam passes through it and it gets diffracted, तो जब ये diffract करेगा तो different angle पर हमें different intensity इस wave की मिलनी चाहिए, तभी ये satisfy हो पाएगा कि हाँ diffraction हो रहा है। क्योंकि डिफ्रैक्शन होगा तो कहीं मिनिमा बनेगा, कहीं मैक्सिमा बनेगा। क्लियर बात है? Yes. तो यही चीज ऑब्जर्व करने के लिए उसने यहां पर जैसे ही उसको वेव मिली या ये डिफ्लेक्टिंग बीम मिली, उसने यहां पर रखा एक डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर, और इस मूवेबल डिटेक्टर ने डिफरेंट एंगल्स पर इस डिफ्लेक्टिंग बीम को, उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रैग्स लॉ की अगर हम बात करें, अच्छा पहले तो बात कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो यहाँ पर थी, मैंने पहले ही बोला 0.91 एंगस्ट्रॉम्स थी। ये है विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन gratings of nickel crystal। अब अगर सबसे पहले ब्रैग्स लॉ की बात की जाए तो ब्रैग्स लॉ था 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा में अगर n की वैल्यू हम कहें कि भाई हमारे पास 1 है, ठीक है, यानी ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, और n की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हम लैम्डा निकालने की कोशिश करें एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, d तो हमें पता है ही, तो हमारे पास जो लैम्डा आया बेटा वो था 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री। इसको जब सॉल्व करा तो जो आपको वैल्यू मिली थी वो थी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ हमें ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग मिल गया जहां पर हमने एंगल यूज करा। लेकिन डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स के ऊपर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू de Broglie hypothesis, हमें वेवलेंथ मिलनी चाहिए 12.27 अपॉन अंडर द रूट v के थ्रू। तो यहां जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यूज किया गया था दैट वाज 54 वोल्ट्स। तो फॉर 54 वोल्ट्स जो लैम्डा मुझे मिला 12.27 अपॉन अंडर द रूट 54 एंगस्ट्रॉम्स, इसकी वैल्यू आई 1.66 एंगस्ट्रॉम्स। तो वेवलेंथ आप देखो, these two values are in very close accordance of each other, है ना? Yes, sir. Then this confirms
that electrons are diffracted in the same way as electrons are diffracted in the same way by these two methods through this experiment, in this experiment. So इस particular experiment में when we have calculated the wavelength of diffraction of electron beam, so either you calculate with Bragg's law or you calculate with the de Broglie hypothesis, they are in very close accordance. तो हमें ये पता लगा कि जो experiment डेविसन जर्मर ने किया और जो थ्योरी de Broglie ने दी, they are very close to each other and the scope of the error is very small. तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे के थ्योरीज को रीइंफोर्स करा और हमें फाइनली ये पता चला कि हाँ, मैटर का भी कुछ ना कुछ वेव नेचर होता है, मैटर पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है. तो ड्यूअल नेचर में हमने एक पहले नेचर को आज स्टडी कर लिया कि मैटर का वेव नेचर होता है. अब मैटर के पार्टिकल नेचर की बात करेंगे. उसका एक छोटा सा हिंट आज हमने पढ़ा फोटो डायोड में. नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एंड इट विल बी द लास्ट ऑफिशियल क्लास फॉर द कोर्स. और अगली क्लास के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 ग्राफ्स हैं, उनके बारे में बहुत डीप डिस्कशन होने वाला है क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आ सकता है. न्यूमेरिकल भी आ सकता है वर्क फंक्शन के ऊपर, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ के ऊपर आने वाला क्वेश्चन ही होगा. तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Yes, sir. लेकिन इसको बेटा अपनी एनसीईआरटी से पढ़ जरूर लेना, ठीक है? और ये कैलकुलेशंस भी एक दो बार हाथ से करोगे तो याद ही हो जाएंगी. ब्रैग्स लॉ वैसे भी आपको याद होगा और de Broglie हाइपोथेसिस का जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू 12.27/√v, वो भी आपको याद हो ही जाएगा न्यूमेरिकल्स जब प्रैक्टिस करोगे. तो डेविसन एंड जर्मर में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक आध बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा. अगर पेपर में आ भी जाएगा तो लिख पाएंगे. ठीक है? Okay. Yes, sir. चलो Yes. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं. बाकी नेक्स्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ आपका कोर्स खत्म हो जाएगा. और बेटा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. चलो बेटा ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा.